क्वेश्चन बैंक का मतलब जो है कि आपका एडिशनल सवाल है उसका क्वेश्चन नंबर 50 देखें। आरिफ, अब सवाल को ना समझा करें, अब बातें बंद करें, फोकस करें। कहां पे मसला आता है सवाल पढ़ने में सबसे ज्यादा? आप लोगों को लगता है जो आप लोग सोच रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आरिफ वैल्यूड इट्स इन्वेंट्री एट 222,500 at cost using FIFO method of valuation। आपको अगर बुक नहीं निकालनी तो ना निकाले, यहां से देख लें, मैं थोड़ा और जूम आउट कर देता हूं। इट वॉज ऑब्जर्व दैट इन्वेंट्री आइटम कॉस्टिंग 18,500 was damaged and 5,500 shall be required to repair it and sell it at 20% markup which is its normal selling price. This inventory item was not included in the above inventory value। कहता है कि ये जो आइटम है वो ऊपर वाली इन्वेंट्री के अंदर शामिल नहीं है। अब शामिल है ही नहीं, अब हम उसको शामिल तो करेंगे बट किस वैल्यू पे? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। अब अक्सर स्टूडेंट ने जो सवाल किया होगा उसने इस तरह से किया होगा कि इसके अंदर पहले शामिल है हम, तो वो उसने डिफरेंस लेकर माइनस किया, तो सवाल तो पूरा पढ़ते। क्या लिखा हुआ है? This inventory item was not included in the above inventory value। वो तो शामिल ही नहीं है, हम उसको शामिल तो करेंगे बट किस पे? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। अब हम देख लेते हैं, वो कहते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट। कहता है अबव एडजस्टमेंट के बाद इन्वेंट्री की वैल्यू बताएं क्या है। पहले कितनी कितनी वैल्यू है? इस वैल्यू के अंदर ये जो आपके पास 18,500 की इन्वेंट्री है जो डैमेज हुई पड़ी है वो शामिल नहीं है। अगर वो शामिल नहीं है तो किस पे शामिल होनी चाहिए थी? कहता है रिपेयर पर कितना पैसा लगेगा और बिकेगी कितने पे? 20% मार्कअप, 20%। इसका मतलब उसकी सेल वैल्यू क्या है? कॉस्ट तो मुझे पता है ना, कॉस्ट है 18,000 एनआरवी। एनआरवी के लिए पहले हमें चाहिए उसकी सेल प्राइस। 18,500 के ऊपर सीपीएस अप्लाई करें। 18,500 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 120 कितना? 222 और उसके रिपेयर का खर्चा कितना आ गया? 5500 माइनस किया तो एनआरवी आ गई 16,700। 18,500 कॉस्ट है, 16,700 एनआरवी है। किस पे लिखेंगे? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड। तो अपने 22,500 में प्लस कर दें 16,700, आपका आंसर आ जाएगा 239। अच्छा, अगर ये 18,500 के बारे में ये ना बताया होता तो फिर ये assumption ली जाती कि वो 222,500 के अंदर मौजूद है। फिर क्या करते? फिर इसका डिफरेंस लेकर माइनस कर देते, या 18,500 माइनस करके 16,700 प्लस कर देते। लिखा तो दोनों होते हैं। मैंने आपको कहा ना पेपर में जब आप जाओगे ना जो भी आंसर निकालोगे वो भी होगा, पर परेशानी तो यही होती है पेपर अच्छा होता है। हम पेपर अच्छा उसको कहते हैं कि हमारा आंसर 4 ऑप्शन में मिल जाए बस, चाहे गलत ही क्यों ना हो। अगला सवाल 10वां क्वेश्चन का है। क्वेश्चन नंबर 10 पे है जी। 39 चले 39। Opening stock of Majid was 150 and during the month of June 22 he purchased 200,000 and sale 240,000. It sells all goods at 20% markup. Find the value of closing stock. देखें मेथड कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा अभी तो कुछ दो ही तो वैल्यूज हैं, ओपनिंग स्टॉक और उसने कहा क्लोजिंग स्टॉक बताओ, और जितना पहले पड़ा था प्लस जितना खरीदा माइनस जितना बेच दिया, बाकी जो बच जाएगा वो क्लोजिंग स्टॉक है। ये तो वैसे कॉमन सेंस होती है। अब सुनिए,
ओपनिंग स्टॉक मेरे पास कितना है? 1.5 लाख। मैंने प्लस कर दिया जितना खरीदा। कितना खरीदा? 2 लाख। माइनस कर दूंगा जितना बेच दिया। लेकिन जो मैंने बेचा है 2,40,000 उसकी सेल वैल्यू है। लेकिन क्या आप स्टॉक में से माइनस सेल वैल्यू से करोगे? स्टॉक में हमेशा जब भी कोई चीज प्लस माइनस करो ना, हमेशा वो हमेशा कॉस्ट पे होती होती, कभी सेल वैल्यू पे नहीं होती। तो आप ऐसा करो, उसमें से जब 2,40,000 के ऊपर सीपीएस अप्लाई करो, 240,000 मार्कअप है ना, डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया? 2 लाख। कितना आ गया? 1,50,000। और जितना खरीदा उतना ही बिक गया, और जो पहले पड़ा हुआ था वो आपके पास पड़ा होगा। तो 150। अब मजे की बात है, जब पेपर में आप लोग सोल्यूशन देते हो ना, आपका दिल करेगा कि 150 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 150 तो ओपनिंग स्टॉक है। हमने ये नहीं देखना कि आपका दिल दिमाग क्या कहता है, हमने देखना एक्चुअल रिजल्ट क्या आ रहा है। एक्चुअल में जो रिजल्ट आ रहा है, बगैर डरे आपने जवाब लगाना है। असल आपको रूल्स पता होने चाहिए। याद रखें, आपके पास उसने क्लोजिंग स्टॉक पूछा है, और ये कार्ड बना लिया करो। ओपनिंग स्टॉक में जितना खरीदा प्लस होता जाएगा, जितना बेचा माइनस होता जाता है। बट प्लस माइनस किस वैल्यू पे होना है? 35। Following data is relevant for the calculation of conversion cost. पहले देखें लफ्ज क्या लिखा हुआ है? कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द इन्वेंट्री ऑफ प्रोडक्ट बीटा। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, क्या ये कन्वर्जन कॉस्ट है? बिल्कुल है। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, ये भी कन्वर्जन कॉस्ट है। प्रोडक्शन है तो कन्वर्जन कॉस्ट है। नॉर्मल प्रोडक्शन है 17,500 और एक्चुअल प्रोडक्शन है 12,500, और आपको क्या चाहिए? पर यूनिट। आप याद होगा हमने पढ़ा था कि फिक्स्ड प्रोडक्शन को नॉर्मल कैपेसिटी पे डिवाइड करना, बाकी सबको एक्चुअल प्रोडक्शन पे एलोकेट करते हैं। नहीं आ रहा यार, एक छोटा सा टेबल पढ़ा था, उसमें ये दोबारा मैं बता देता हूं। उसमें ये लिखा था कि फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड को अगर एलोकेट करना हो नॉर्मल कैपेसिटी पे, अगर और बाकी सबको एक्चुअल कैपेसिटी पे, बट फिक्स को भी एक्चुअल पे कर सकते हो अगर एक्चुअल एक्सीड कर जाए तो। अब देखिए, आपके पास जो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है वो डिवाइड होगा एक्चुअल प्रोडक्शन पे। 12,000 कितना आ गया पर यूनिट? 3,50,000 डिवाइड बाय 12,500 कितना आ गया? 28। अब 5,25,000 को किस पे डिवाइड करेंगे? 17,500। इसको भी एक्चुअल पे डिवाइड करने की इजाजत है अगर ये नॉर्मल कैपेसिटी से कम होती, एक्चुअल एक्सीड कर जाती। कितना? 50। डन। बात मैं वही कि जब तक आप लोगों को अगर किताब सही तरह है, किताब को सही तरह पढ़ा हुआ है, सवाल जो भी होगा कोई मसला नहीं करेगा। नेक्स्ट बताएं जी, 35 के बाद 10 से पहले पहले बता दें, मैं 10 की तरफ रवा दवा हूं, उधर ही जा रहा हूं। 31। अच्छा, जो सामने आया वही। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है कि Rashid Limited is engaged in manufacturing of baby toys and following data is related to one of its product. मटेरियल है 150 रुपए का एक यूनिट, लेबर है 100 रुपए का, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट 50% ऑफ द लेबर कॉस्ट, मतलब 50। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 2,22,000, बट नॉर्मल है 2,000 और एक्चुअल है 2,200। अब कैसे डिवाइड करेंगे? तो 2,20,000 डिवाइडेड बाय 2,200 कितना आ गया? 100।
अब उसके बाद वो कहता है पर यूनिट बताएं। अब पर यूनिट क्या आ गया, 150 प्लस 100 प्लस 50 और प्लस 100, 150 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 100 कितना आ गया, ढूंढ लो 400। फिर ठीक होगी बात। और सवाल बताएं। 24 अच्छा ये बाकी सब हो गया था क्योंकि सर ये जो वेरिएबल है हाँ इसको डिवाइड करना। उसने पर यूनिट बताया था तो पर यूनिट से फिर पर यूनिट फाइंड करते। पर यूनिट अगर वो टोटल बताते तो सबको एक्चुअल पे डिवाइड करते। सिर्फ फिक्स्ड को करते हैं नॉर्मल कैपेसिटी पे, वो भी तब जब वो एक्चुअल से ज्यादा हो। अगर एक्चुअल बढ़ जाए तो वो भी एक्चुअल, और बाकी सारे वेरिएबल एक्सपेंस एक्चुअल प्रोडक्शन पे डिवाइड होते। क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा जो खामोश बैठे हैं ना, लगता है इनको ना याद ही नहीं आया। यहाँ पे सवाल है, प्रॉफिट इज दोनों मिक्स हो जाए। इफ ओपनिंग इन्वेंट्री वाज ओवरस्टेटेड, ओपनिंग इन्वेंट्री 12,500 से ज्यादा हो गया, क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडरस्टेटेड बाय 7,500, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ सेल के साथ ओपनिंग का डायरेक्ट रिलेशन होता है, सच्चा रिलेशन, और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग का फिर पुट्ठा रिलेशन। अब कॉस्ट ऑफ सेल के साथ, प्रॉफिट के साथ उल्टा है। अच्छा 12,500 ओवरस्टेट किया हुआ है, इसका मतलब है कि आपने कॉस्ट ऑफ सेल भी ओवरस्टेट की हुई है, यस और 7,500 से अंडरस्टेट किया हुआ, मतलब कम किया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ सेल भी ज्यादा की हुई है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक का डायरेक्ट रिलेशन होता है कॉस्ट ऑफ सेल के साथ, और क्लोजिंग अगर ओवरस्टेट है तो कॉस्ट ऑफ सेल ओवरस्टेट है, ये भी ओवर कर दें यस 20,000 तो 20,000 से ओवरस्टेट हो गया। उसके बाद 10 पे चले। अब रास्ते में किसी से सलाम दुआ करनी है तो करते जाते हैं। 13 वाला जी, at the end of the accounting period 3 inventory items were valued and related information। कॉस्ट सबकी बताई हुई है, सेल प्राइस बताई हुई है, कमीशन भी बताया हुआ है, और एनआरवी फाइंड कर लो। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, कॉस्ट गिवन है, एनआरवी सबकी फाइंड कर लो। सेल प्राइस है 10% मार्कअप, 20,000 तो 20,000 का मार्कअप ले ले, और फिर जो आंसर आएगा उसका 6% माइनस कर दें। यस अच्छा डायरेक्ट अगर करना है ना, डायरेक्ट आप लोग अभी वैसे छोटे हो, आपने ऐसा काम नहीं करना। 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.10 मल्टीप्लाइड बाय 0.94, ये आपकी एनआरवी है। आइए मैंने कहा ना छोटे हो आप, आपने नहीं करना, बस मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। 20,000 का मल्टीप्लाइड बाय 1.10 मल्टीप्लाइड बाय 0.94 कितना आ गया एनआरवी, कितना 20,680। अब अगले का है मार्जिन। अब आपके पास जो 28,500 है ये तो है कॉस्ट, मार्जिन का मतलब ये हुआ कि ये ऑन सेल है, तो इसका मतलब है ये तो हमें पर्पस कॉस्ट गिवन है। कॉस्ट कितनी होगी 95 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.94, ये आपकी डायरेक्ट एनआरवी आ जाएगी। कमीशन निकाल रहा हूं ना मैं, 6% निकाल दिया, बाकी 94% बच गया, उसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। रिक्वायर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं ना, कितना आपने वैसे ही करना अपने तरीके से। पहले एनआरवी फाइंड कर, सेल वैल्यू, फिर उसकी जो एक्सपेंसेस होते हैं ना सेल के, वो हमेशा सेल वैल्यू की परसेंटेज ली जाती है। कितना 28,000, 28,000। उसके बाद लास्ट वन फिर सेल प्राइस का, वो कहता है 15,000 कॉस्ट है, 16,300 सेल है, 2,000 उसके ऊपर एक्सपेंस आ रहे हैं, तो 14,300।
अब मैंने तो लिखना है क्लोजिंग स्टॉक, वो लिखता है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। दोनों तीन सौ पे। इन्वेंट्री की वैल्यू बतानी है ना, Yes. तो सबसे पहला स्टॉक किस पे लिखा जाएगा? 20,000। 20,000 पे, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। दूसरा 28,200, क्योंकि वो कहता है आपको, आप अपने स्टॉक को उस वैल्यू पे नहीं लिख सकते जो उससे रिकवरी ना हो, इसलिए तो हम लिखते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट एंड, और आखिरी किस पे लिखेंगे? 14,300। 14,300। इन तीनों को प्लस करेंगे, आपका आंसर 6,625। अच्छा, शर्माना नहीं है, अब ऐसे भी रोजे हैं, मैंने बेइज्जती किसी की नहीं करनी। आप सवाल तसल्ली से पूछो। क्या लिखा हुआ है इधर? एवीसीओ, वेटेड एवरेज, एवको, एवरेज कॉस्ट, मैंने बताया था वेटेड एवरेज को एवरेज कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। एवीसीओ, एवरेज कॉस्ट, एवको। 30 वाले को भी हाथ लगा 30 वाले पे जो सेल वैल्यू पे आता है, हाँ सेल वैल्यू। चल अभी 10वां सवाल पर, क्योंकि 10वां बहुत लोगों की फरमाइश है। अच्छा, ये सवाल इतना मुश्किल नहीं है, बस वो अंग्रेजी इकट्ठी लिखी हुई है ना, इसलिए। अभी ये 10वां कर लेंगे। चले आप जरा वापस 10वें सवाल पे। शौकत मेंटेन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एंड एज एट 1 मार्च 2022 इन्वेंट्री बैलेंस 1,20,000। फिर वो कहता है गुड्स वैल्यूड एट 253 वाज परचेज्ड एंड गुड्स वैल्यू, जाहिर सी बात है कॉस्ट ही होती है, 8,000 वर रिटर्न। 1,20,000 का ओपनिंग स्टॉक था, 253,000 का खरीदा और 8,000 का रिटर्न हो गया। टोटल सेल अकाउंटेड फॉर द मंथ इज 285,250 विच इंक्लूड सेल्स, जिसमें एक सेल और शामिल है, कितनी? 35,250 मेड टू स्पेशल कस्टमर ऑफ 6% डिस्काउंट। ओके होगी बात, ये सवाल हमने किया हुआ वैसे। शौकत नॉर्मली सेल गुड्स 25% मार्कअप, कहता है नॉर्मल वो 25% मार्कअप पे बेचता है। गुड्स एट सेल वैल्यू 10,000 वर टोटली डैमेज एंड 60% वर रिकवर्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी एज कंपनसेशन। कहता है कि गुड्स जिसकी 10,000 है वो टोटली डैमेज हो गई है और उसकी 60% जो है रिकवरी हो सकती है। What shall be the balance of inventory as at 31st March? ये अभी जो सवाल करके आया ना, ये सेम वही सवाल है। अब जरा ध्यान से, अब बड़े हो गए हो, इन्वेंट्री पूरा पढ़ने के बाद मतलब अब आप बड़े हो गए हो। पीआरसी में आप इससे थोड़े से और बड़े होंगे जब फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे, बस, बाकी कोई और नहीं है। इसका मतलब है अगर अभी नहीं बड़े हुए तो फिर बड़े होना भी नहीं है। अब सादा सी बात है, ओपनिंग स्टॉक में लिखूंगा, कितना है मेरे पास ओपनिंग स्टॉक? 1,20,000। मेरे पास स्टॉक मैंने लिखना है, मेरे पास स्टॉक बचा हुआ कितना पड़ा, राइट? और जो खरीदेंगे प्लस जो बेचेंगे माइनस, जो खरीदेंगे प्लस जो बेचेंगे माइनस, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। अब बताएं परचेज कितना किया? 253,000। बढ़ेगा स्टॉक, कम होगा, फिर रिटर्न भी हुआ 8,000 का, माइनस हो जाएगा। फिर सेल हुआ। अब सेल अपनी सेल वैल्यू से होगा या कॉस्ट में होगा? जाहिर सी बात है, स्टॉक में से माइनस करना है तो कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस होगी ना, सारी कॉस्ट पड़ी हुई है। अब उसने थोड़ा सा ऐसे आपको छेड़ने के लिए उसने कहा जी इतनी सेल है और उसमें ये जो सेल है इसके ऊपर कोई और रेट है, बात काम ही आसान हो गया। उसने खुद ही इतना आसान करके दे दिया, सेल को अलग अलग कर दो। ये सवाल हमने उसमें भी तो किया था, वो एक जनरल एंट्री का सवाल था कैश सेल्स वाला परपेचुअल सिस्टम के अंदर। अब जरा करते हैं, पहले इसको 285 में से माइनस करो जरा 35,250।
285 लाख 285 में से 35 250 2.5 लाख। 250 ये 2.5 लाख मेरे पास नॉर्मल सेल है और 35,250 मेरे पास डिस्काउंटेड सेल्स है। जब भी मैंने कॉस्ट फाइंड करनी हो ना सीपीएस लगाकर, तो मेरे पास नॉर्मल सेल्स का होना जरूरी है। सीपीएस है क्या? सीपीएस क्या है? 25%। सीपीएस क्या है? C प्लस पी इज इक्वल टू एस। 25% वट मार्कअप है, मार्जिन है, मार्कअप 100 प्लस 25 अच्छा यहाँ ये तो नॉर्मल सेल्स है ना, इसको तो मैं करूँ ना 2,50,000 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100 आ गई कॉस्ट। 2 लाख कितनी कॉस्ट आ गई? 2 लाख अब जरा ध्यान से, और ये चीजें इंतहाई मजे की लगती हैं अगर सही वाली समझ लगे। अब जब मुझे क्लियर पता चल गया था कि 35,250 के ऊपर ये सीपीएस नहीं लग सकता क्योंकि ये डिस्काउंट पे हो गई है, अब इसको पहले सेल्स को सही करेंगे। बड़ा आसान तरीका, मैंने आपको एक ऐसी चीज बता दी है कि अब आप जिंदगी में पीछे रह ही नहीं सकते। गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाई बाय, आओ जरा कितने फीसद डिस्काउंट है? तो ये जो अमाउंट है 35,250, ये पूरी 100 है या 94% है? ये नेट ऑफ डिस्काउंट है ना, तो समझो सेल 100 थी, 6% निकाल दिया तो बाकी कितने फीसद बच गई? गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाई बाय, तो पहले इसको 94 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करो, पहले इसको नॉर्मल सेल बनाओ। बनाओ जरा नॉर्मल, कितनी बन गई? 37,000। अब हो गई नॉर्मल सेल डिस्काउंट से पहले वाली। अब इसके ऊपर सीपीएस लगा लो। ये जो पहले मैंने 94 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया, ये नॉर्मल सेल बनाई, दूसरे लफ्जों में डिस्काउंट ऐड किया। अच्छा वो जो छोटे लोग होते हैं, छोटे लोग वो जिनको नहीं पता, वो क्या करते हैं भला? वो 35,250 का 6% लेके लेते हैं। तो भाई 6% उसका था जो असल वैल्यू थी, ये तो डिस्काउंट माइनस होने के बाद वैल्यू है। तो ये बाद वाली वैल्यू है। तो मैंने आपको एक तरीका सिखाया था, जब भी किसी के ऊपर परसेंटेज अप्लाई हो चुकी हो ना, तो डायरेक्ट परसेंटेज नहीं लेते। तो ये अमाउंट नेट ऑफ 6% है, तो मैंने 96 पे 94 पे डिवाइड कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गई उसकी नॉर्मल सेल। अब क्या करें? इसके ऊपर सीपीएस अप्लाई करो, डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना? ये है आपकी कॉस्ट ऑफ सेल। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल। समझ लगी? ये परसेंटेज बहुत अच्छी चीज है, अगर सही तरह समझ लग जाए, अप्लाई करना आ जाए, आपका कैलकुलेटर भी सवाल हल हो जाएगा। अब टोटल क्या आ गई? 2 लाख, और ये मैं क्या करूंगा? माइनस। ये बिक गया ना, स्टॉक आउट हो गया। अच्छा एक और तरीका बताने लगा हूं, जरा फोकस करना। आगे जाकर ना मैं एक और तरीका भी करवा देता होता हूं, वो अभी थोड़ा सा बता देता हूं। आप सेल को नहीं चेंज करना चाहते, आप सीपीएस को डिस्काउंटेड कर दो, सीपीएस भी डिस्काउंट हो जाता है। मतलब आप लोगों के पास नॉर्मल सीपीएस क्या था? 100 प्लस 25 इज इक्वल टू, अच्छा जिसको सीपीएस का नई तरीका था, मैं बार बार कहूंगा वो लेक्चर मार्कअप मार्जिन वाला ले ले, क्योंकि वही है सारा। अब मेरी ये सेल है, क्या ये 125 तो नॉर्मल सेल है, लेकिन जो नई सेल है वो 6% डिस्काउंट पे है, तो 125 का 6% माइनस कर दो, 125 का 6% लो और 125 में से निकाल दो, या डायरेक्ट इसका 0.94 ले लो। सेल कितनी होगी? 125 का 6% लेकर माइनस करो, 117. ये जो 35,250 है, ये 125 है या 117.5 है? इसको 117.5 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करोगे, डायरेक्ट 30,000 आ जाए। नहीं 25 100 हो ही रहेगा, 25 चेंज हो जाएगा।
एंड कॉस्ट चेंज नहीं होती, कॉस्ट चेंज नहीं होती। हाँ जी, तो ये भी आपके पास आ सकता है कि 35,250 को 117.5 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तब भी आपके पास डायरेक्ट। तो दो तरीके हो गए, या सेल को नॉर्मल करके नॉर्मल सीपीएस अप्लाई करो, या सीपीएस को ही चेंज कर दो। ये डिपेंड करता है आप लोगों की। ये जो चीजें हैं ना, प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस कब होती है? जब बंदे को शौक हो सीखने का। और आप लोगों का जो जमाना है ना, कितना गंदा जमाना है, मतलब ये जो मोबाइल का, सोशल मीडिया का फजूल का इस्तेमाल आ गया है, जिसने आप लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। आप लोगों को नेगेटिव सेंस में तो बहुत तेज कर दिया है, लेकिन असल वाली साइड पर देखे ना, आपकी शक्लें इस टाइप इस तरह से होती है, पता नहीं आपको मारा हुआ है किसने। वजह सिर्फ नींद का सही तरह प्रॉपर ना होना। और मैं आपको एक बात बार बार कहूंगा, सोने से पहले कभी भी आपके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। जब आप सोने के लिए बिस्तर पे जा रहे हो, 4 घंटे आपको नींद नहीं आती, आप मोबाइल ना पकड़ो, जो मर्जी हो जाए। 2-4 दिन आपके तो, जब बंदा नया नया नशा छोड़ता है ना, तो ऐसे मसाइल होते हैं। तो आपको शुरू शुरू में बहुत अजीब लगेगा, बट आप इसके ऊपर कायम रहना, कंसिस्टेंट रहना, कंसिस्टेंस पॉलिसी अप्लाई करना, तो हफ्ते के बाद इंशाल्लाह हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, मरीज बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये मैं कहता हूं, इस टाइम नशे से, एक नशे वाले बंदे से ना, जो कोई और किसी चीज में एडिक्टेड है, वो छुड़वाना आसान है, ये छुड़वाना मुश्किल है। क्योंकि ये चीज तो कोई बुरा नहीं समझ रहा ना इसको, हालांकि जो जितना बुरी ये चीज है ना, आप सोच भी नहीं सकते। एक नॉर्मल गुनाह तो हो ही जा रही है। जो एक नॉर्मल गुनाह है वो क्या है? बीइंग अ मुस्लिम, किसी भी नामहरम को देखना है गुनाह है, विदाउट एनी रीजन। और वो भी एक खास, एक लिमिट्स अल्लाह ने बताई है। किसी को देखने की एक लिमिट्स है। औरत का अल्लाह ताला ने एक सतर मुकर्रर किया हुआ है, मर्द का एक सतर मुकर्रर किया हुआ है, उसके बाहर देखना गुनाह है। और वहां पर तो कोई फिल्टर ही नहीं है। इवन कि आप कोई ऐड देखते हो, कुछ भी, इवन कि हम कुछ तिलावत सुनने लगते तो पहले ऐड आ जाता है। तो इसलिए ये चीजें एक अनकॉन्शियसली हमसे इतनी बड़ी भूल और गलतियां हो रही हैं, जिसका हम खुमियारा पता नहीं कैसे भुगतेंगे। भुगत तो रहे हैं। आप लोगों की पर्सनैलिटी में एक ड्रामेटिकली चेंज आया हुआ है, और ये चीज हमने कभी नहीं देखी थी पहले। 2020, मैं तो काफी देर से पढ़ा रहा हूं, 2020 से जो लोग पहले थे, उनका स्टाइल, पढ़ने का स्टाइल, हमारा पढ़ाने का स्टाइल, सब कुछ चेंज। अब आकर बहुत चेंज है। अब आपको क्लास में पहले हमें कभी नहीं बोलना पड़ता था, ओए फलाने खामोश हो जा, कभी भी नहीं। अब 1 घंटे की क्लास में 10 दफा बोलना पड़ता है। वजह लैक ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा, अवेलेबिलिटी ज्यादा है कि अब चले जी, चलो लेक्चर आ जाएगा, वहां से सुन लेंगे, लेकिन टाइम तो जाया होगा। तब ये टाइम यूटिलाइज करो। लेकिन ये पता नहीं ये दुनिया अब कहां पर जाकर रुकेगी। जैसी बात है, क़यामत तक ही रुकेगी। चलें जी, यहां पर हमारे पास आगे और एक और चीज है। वो कहता है कि 10,000 की जो गुड्स हैं वो डैमेज हो, तो 10,000 की खत्म कर दो, निकाल दो। अब ये ना कहना अगर हमारे पास मौजूद है तो हम लिख देंगे लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। अगर हमारे पास मौजूद ही नहीं है, क्या लिखा हुआ है? गुड्स एट सेल वैल्यू 10,000 वर टोटली डैमेज एंड 60% वर रिकवर्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी एज कंपनसेशन। तो बताओ 10,000 से निकालोगे या उसकी कॉस्ट से निकालोगे? वो क्या लिखता है? गुड्स हैड सेल वैल्यू, तो 10,000 के ऊपर सीपीएस लगाओ, जो उसकी कॉस्ट है निकाल दो। 10,000 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय 8,000 जी। ये अब आपके पास जो स्टॉक बचेगा, ये क्लोजिंग स्टॉक ही तो होगा। 10,000 की गुड्स डैमेज हो गई, लेकिन वो उसकी सेल वैल्यू थी। तो जब हमारा स्टॉक तो सेल वैल्यू पे नहीं होता ना, वो तो कॉस्ट पे होता है, तो हम उसकी कॉस्ट लेकर स्टॉक से निकाल देंगे।
हाँ जी, 50% सर यहाँ तक तो हो गया था लेकिन वो कंपनसेट क्यों कर रहा है? 60% अच्छा आपने लिख देता हूं मैं, उसने पूछा क्या है क्लोजिंग स्टॉक बताओ, तो मैंने ये देखना है ना मेरा स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, जी, तो जो मुझे उस कंपनसेशन देगा मैं स्टॉक में ऐड कर दूंगा। कैश में हो। और मुझे अगर वो देगा कंपनसेशन, एक इंश्योरेंस कंपनी वाले मुझे पैसे देगा, मेरा स्टॉक में तो इजाफा नहीं होगा ना। मैंने ये देखना है मेरा स्टॉक कितना मौजूद है, जो स्टॉक आपका पड़ा हुआ है वो उसने पूछा है। बाकी जो इधर उधर की कहानियां सुनाएगा, ये क्यों दिया हुआ है, हमने इसका क्या करना है, हमेशा देखा करो उसने पूछा क्या है, ये ना देखा करो कि उसने गिवन क्या किया हुआ। जो पूछा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक बताओ कितना पड़ा हुआ है, और बता दिया जी आपके पास पहले इतना पड़ा हुआ था स्टॉक, इतना खरीद के 8,000 का वापस कर दिया, 2,30,000 का बेच दिया। क्या 2,30 का 2,30 में बेचा होगा? बेचा तो किसी और वैल्यू पे है। और 10,000 वाला डैमेज हो गया, लेकिन 10,000 तो उसकी सेल वैल्यू थी। और याद रखे स्टॉक जब प्लस माइनस करते होते हैं ना, हमेशा कॉस्ट पे होता है, और एंड पे लोअर ऑफ कॉस्ट एंड। और सवाल बताएं, कितना आ गया आंसर इसका? हाँ जी, तो पैसे जो देगा ना तो हमारी अदर इनकम बन जाएगी, लेकिन हमारे क्लोजिंग स्टॉक कितना रह गया उसने वो पूछा है। ये आपका डैमेज हुआ स्टॉक है, 1,27,000। 10,000 है। हाँ, 125 पे कर। ये जो 10,000 है, ये 10,000 8,000 है। 10,000 उसकी सेल वैल्यू है, 10,000 उसकी सेल वैल्यू है, और उसकी कॉस्ट है 8,000, वो डैमेज हो गया, तो स्टॉक तो मर गया। 10,000 का गया या 8,000 का गया? 8,000 का गया। और बताएं, अच्छा देखिए आप लोग ना 1000 दफा सवाल पूछा करो, प्रोडक्टिव जी। 60% रिकवर भी तो हो रहा है, वो भी स्टॉक में ऐड ही हो रहा है। गुड। पहली बात तो यह है कि तू सैटरडे को नहीं आया थे? अच्छा फिर ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि ये मेरे पास ना ये स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं खरीदूंगा तो ऐड होगा, बेचूंगा तो माइनस होगा। इसमें से ये एक पेज डैमेज हो गया, ठीक है, डैमेज हो गया तो मैंने कहा यार इसको अब खत्म कर दूं, और मैंने इंश्योरेंस करवाई हुई थी तो उसने मुझे ना इसके बदले कुछ पैसे दे दिए, तो मैं स्टॉक मेरा बढ़ गया। इंश्योरेंस वाले ने मुझे स्टॉक दिया था क्या? तो पैसे स्टॉक तो नहीं है ना, वो सेपरेट पैसे हैं, और जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो हमारा यूनिट पड़े हुए हैं, कोई फिजिकल स्टॉक पड़ा हुआ है। तो जब इंश्योरेंस वाला पैसे देगा वो तो पैसे देगा, या तो अगर वो स्टॉक देता ना तो स्टॉक में ऐड कर देते, समझ रहे हो ना? चले, और कोई सवाल? अच्छा पूरी शक्ल ना बनाकर बैठो, सवाल पूछो, नहीं समझ आ रही बार बार पूछो। हाँ नींद आ रही है तो फिर जाकर साथ वाले ऑफिस रूम में जाकर सोचो, लेकिन शक्ल बेहतर। क्या ये वाला? ये 94 मैंने इस पे लिखा कि जो वो अमाउंट थी ना वो नेट ऑफ 6% थी, तो ये अमाउंट 100% नहीं है, ये 94% है, तो इसके लिए 94 पे डिवाइड किया मैंने, गिवन ओवर गिवन, ठीक है, या कोई और वो एक्स वगैरह लेट करके भी कर सकते हो। सर जो हम इन्वेंटरी सोल्ड करते हैं पूरे साल को, हमारा एक्सपेंस इन्वेंटरी जो सेल करते हैं वो हमारा एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ सेल के नाम से, सेल हमारी इनकम, कॉस्ट ऑफ सेल हमारा एक्सपेंस। और सवाल बताएं कौन सा कह रहे थे? 30 कह रहे थे। 30? नहीं कोई चलें जी, अब ये इन्वेंट्री हमारा एक दफा कंप्लीट हो गया, एक छोटा सा टेस्ट हो जाएगा आज आपका, और फिर इसको दोबारा टेस्ट, मैं कहता हूं कि इसको दोबारा मैंने टेस्ट करना है चैप्टर नंबर 6 के साथ, ठीक है। तो अब आपका टेस्ट कुछ इस तरह से होगा कि अभी तो क्योंकि 4, 5, 6 का इकट्ठा है। सर आज वाले टेस्ट हमें शुरुआत में तो नहीं पूछना था?